बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का क्विज नंबर 4 करेंगे। इस क्विज नंबर 4 में भी मैं आप लोगों को ज़्यादा सारे एमसीक्यूज बताऊंगी, साथ में आप लोगों का थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हमारे अभी लेक्चर्स अभी तक चल रहे हैं साथ साथ। और आपको पता है कि मिड टर्म में एलएमएस वाले जो है ना, हमारे ये जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये लेक्चर स्टॉप नहीं करते, इनके मिड के दौरान भी जारी ही रहते हैं। हालांकि करना तो ऐसे चाहिए कि जैसे अब अभी मिड अभी बच्चों के कुछ बच्चों के भी मिड चल रहे हैं, और फिर इस हिसाब से इनको लेक्चर नंबर 19 से लेके 24 तक उसमें से क्विज देना चाहिए था, लेकिन 30 चैप्टर तक इन्होंने जो है वो क्विज दी है। तो इतने तो आप लोगों ने भी नहीं जो है वो पढ़े हुए होंगे ज़्यादातर बच्चों ने लेक्चर। तो मैं साथ साथ जो है ना आपको समझाने की भी कोशिश करूंगी। मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़े जो है ना वो कंसेप्ट भी क्लियर करवा दूंगी। हम लोग चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। वीडियो को एंड तक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फाइनल टर्म का जब आप लोग पेपर देने के लिए जाएंगे तो उसमें आपकी ये जो क्विज 4 और क्विज 5 की जो वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपने लाजमी देख के जानी है, ठीक है। ज़्यादातर इसी में से आपके एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, ज़्यादातर इसी कंसेप्ट की बेस पे इसी तरह के ही आपके जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन और लाइन इज द, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप होती है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये आप लोगों के इस तरह के दो तरह के आपके एमसीक्यूज आते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि कंजम्पशन फंक्शन की जो स्लोप होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो सेविंग फंक्शन होता है ना उसकी स्लोप को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये दोनों तरह के एमसीक्यूज आते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। आगे हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द किन्स के मुताबिक व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ हाई एम्प्लॉयमेंट इन अ पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। किन्स के मुताबिक वो क्या कहते थे कि बेरोजगारी उस वक्त जो बहुत ज्यादा थी, तो उसके पीछे मेन वजह क्या थी? इसकी मेन वजह थी लो वेजेस। किन्स ये कहते हैं कि देखिए जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना उसमें वो कहते हैं कि एक तो ये है कि जो मजदूर थे उनकी जो वेजेस थी ना वो बहुत ज़्यादा कम रखी गई थी, ठीक है। अब जब वेजेस कम थी तो कंपनीज क्या करती थी, वो ये कंपनीज ये देखती थी कि हमारे जो लोग हैं इनकी जो कंजम्पशन पावर है, इनकी जो परचेजिंग पावर है ये कम है, क्योंकि वो ये देखते थे कि जब लोगों की वेजेस ही कम है तो उनके पास इतने पैसे कैसे आएंगे कि वो हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदें। तो इस बेस पे कि हमारे लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इस बेस पे जो फार्म्स होती थी उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया था, चीज़ों को उन्होंने प्रोड्यूस करना कम कर दिया था। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम किया तो जाहिर है जब उनकी कंपनी में जो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद थे उन्होंने उनको भी कंपनी से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग ने अपनी प्रोडक्शन ही कम करनी है तो हमें इतनी एम्प्लॉयज़ रखने की क्या ज़रूरत है, कम एम्प्लॉयज़ में भी हम लोग अपनी कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब उन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया तो उससे क्या हुआ कि ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई थी। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर क्या हुआ, हमें ये पता है कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है ना तो लोग अपनी वेजेस को मजीद कम कर देते हैं। जो मजदूर होते हैं बेरोजगारी की वजह से अपनी जो उनकी दिहाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना वो अपनी प्राइस कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी की वजह से वो ये कहते हैं कि अगर हम अपनी प्राइस को कम करेंगे तो हो सकता है कि कोई हमारी प्राइस कम होने की वजह से हमें अपने पास जो है ना वो जगह दे दे, हमें जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट दे दे। अब जब अगेन उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से इन्होंने अपनी वेजेस को मजीद कम किया तो फिर क्या किया, कंपनीज ने अगेन देखा कि वेजेस मजीद कम हो गई हैं और हमारे जो लोग हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो मजीद कम हो गई है, उन्होंने फिर अगेन अपनी प्रोडक्शन को और कम कर दिया। इस तरह से ये साइकिल चलता रहा और जो इकोनॉमी थी वो टोटल जो है ना वो बैठ गई थी। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था। ये किन्स का व्यू था, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हाई जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो लो वेजेस की वजह से हुई थी। यहाँ पे आपके दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। देखिए हमारी जो इकोनॉमिक्स है ना इसमें जो बेसिक जो दो तरह के व्यूज जो है ना वो यूज होते हैं, एक किन्स का और एक क्लासिकल व्यू यूज होता है। क्लासिकल व्यू जो है ना वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था, सारी जो इकोनॉमी खराब हुई थी तो ये इस वजह से हुई थी क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टमेंट लोगों की जो है ना वो कम थी। क्यों? वो कहते हैं जैसे अब हमने देखा ना कि केन्स का मेन व्यू थे कि लो वेजेस की वजह से ही सारी जो है ना ये डिप्रेशन हुई थी। लेकिन जो क्लासिकल व्यू है वो ये कहते हैं कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से ये सारी डिप्रेशन हुई थी, क्योंकि जब हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, क्योंकि जब एक आप बात करें तो जो लोनेबल मार्केट्स होती हैं जो कि लोन्स देती हैं मार्केट्स को, तो वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं।
अब जो फर्म्स वगैरह होती हैं जिन जो उनसे लोन ले रही होती हैं वो ये देखती हैं कि अगर हमने इनसे लोन लिया तो हमें इंटरेस्ट रेट जो है इस पे जो सूद है वो हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो उनसे लोन नहीं लेते। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जब वो लोन नहीं लेते तो उनकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहीं से लोन लेके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। प्रोडक्शन के कम होने की वजह से फिर अगेन वही चीज़ है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि जब उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करना तो उन्होंने ज़्यादा लोगों को अपनी फार्म में रख के क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर वो दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल बैठ जाती है। तो ये मेन दो कंसेप्ट हैं, आप लोगों ने अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड सम्स अप द वैल्यू ऑफ ऑल द डैश ट्रांजैक्शंस टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमी। जो हम लोग जीडीपी को फाइंड आउट करते हैं ना, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम लोग तीन जो है ना वो मेथड के थ्रू हम लोग इसको जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड होता है कि जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होती है ना एक साल के अंदर, फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि एक चीज़ जो बिल्कुल एक फाइनल शेप में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे वो इवॉल्व हो चुकी होती है, इस्तेमाल के काबिल होती है, दैट इज अ फाइनल गुड। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो कि सिर्फ कंपनीज यूज करती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको जो है ना वो मजीद यूज करती है। तो ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं और फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये होता है कि जो जितनी भी फाइनल गुड्स हमारी इकोनॉमी के अंदर उनकी ट्रांजेक्शन हुई होती है, उस ट्रांजेक्शन की जितनी भी वैल्यू होती है उसको सम किया जाता है और उस तरह से जीडीपी फाइंड किया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की उन्होंने वैल्यू हमें बताई है कि 6,50,000 है और जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू उन्होंने बताई है 1.5 है। तो वो हमें कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी का जो है ना वो हमें बताएं कि वो कितनी होगी। यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड, जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है ना इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज भी काफी आते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जो होती है ना नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग अरेंज करके नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू उन्होंने कही है ना, तो नॉमिनल जीडीपी को हम लोग लेफ्ट साइड पे इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग लेके जाएं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी नॉमिनल जीडीपी आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जीडीपी डिफ्लेटर को और रियल जीडीपी को आप लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि रियल नॉमिनल जीडीपी के नीचे रियल जीडीपी है तो वो रियल जीडीपी दूसरी साइड पे जाके जीडीपी डिफ्लेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 6,50,000 मल्टीप्लाई 1.5 आप लोग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9,75,000। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का वो हमसे फार्मूला पूछ रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल। आपने एक बात याद रखनी है कि इनकम और जीडीपी ये दोनों फ्लो वेरिएबल होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल में अलग चीजें आती हैं, जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट डेब्ट आ जाता है और उसके बाद सेविंग अकाउंट्स में जो बैलेंस होते हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। आपने ये दो चीजें मेन याद रखनी है आप लोगों की, इन दो चीजों के बारे में पूछा जाता है फ्लो वेरिएबल में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, उसके बाद इनकम, ये दोनों जो है ना ये फ्लो वेरिएबल होते हैं। हम आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि 2018 से 2019 तक डिस्पोजेबल इनकम में जो चेंज आया है वो है 6,30,000 चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम, और चेंज इन कंजम्पशन वो हमसे कह रहे हैं 4,50,000। वो हमसे कह रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला बताएं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बार याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे 3-4 फार्मूलाज बताती हूँ, वो सारे आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लें। ये भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, आप लोगों के एमसीक्यूज में बार बार इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस आती हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम।
ठीक है। इस लिहाज से आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6,30,000 ये आएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.71। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा आपका एक और वो आपसे पूछते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला होता है आपके पास चेंज इन सेविंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये दो फार्मूलाज हो गए। एक फार्मूला वो आपसे पूछते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जहां पे मार्जिनल की बात हो रही है वहां पे उन्होंने चेंज इन कंजम्पशन को अपने डिवाइड करना है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम के साथ, लेकिन जहां पे आपसे एवरेज प्रोपेंसिटी पूछेंगे वहां पे अपने टोटल्स को डिवाइड करना है, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम। चौथा फार्मूला आपके पास होता है, आपसे वो पूछते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये चार फार्मूलाज होते हैं जो कि आप लोगों के यूज होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। डेटा दैट इज रिकॉर्डेड इन मनी टर्म्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इसका हाल, यानी कि वो डेटा मनी टर्म्स में जो आप लोग बताते हैं महंगाई के बाद, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल डेटा। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे पास आया है कि वो हमसे कह रहे हैं कि चेंज इन कंजम्पशन है 2,50,000 और चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम है 4,30,000। वो हमसे कह रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताएं। तो सेम वही फार्मूला कि आप लोगों ने चेंज इन कंजम्पशन को डिवाइड कर देना है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम पे। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000 आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास 0.58 आंसर आ जाएगा। उसके बाद द प्राइस एट विच फर्म सेल्स इट्स फाइनल आउटपुट टू द कंज्यूमर्स, वो प्राइस जिस पे हर जो फर्म होती है वो अपने कंज्यूमर्स को चीज को सेल करती है उसको हम लोग प्राइस कंज्यूमर प्राइस बोलते हैं। ठीक है, द प्राइस एट विच फर्म्स सेल्स इट्स फाइनल आउटपुट टू द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ सोसाइटी। अगर किसी सोसाइटी के अंदर रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो उसका फायदा ये होता है कि सोसाइटी की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीजेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। इफ नॉमिनल जीडीपी इज डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इट इज कॉल्ड, यानी कि अगर आप लोग हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है ना कि वैसे जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग फार्मूला को रीअरेंज करें, जीडीपी डिफ्लेटर को आप डिवाइड कर दें यानी कि नॉमिनल जीडीपी, उसके आप लोग डिनोमिनेटर में जीडीपी डिफ्लेटर रखेंगे तो इक्वल किसके होगा, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के होगा। फार्मूला वही है जो मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। उसी फॉर्मूला को आप लोगों ने रीअरेंज करना है और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। किन्स ये कहते हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेन वजह थी वो लो वेजेस थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन इज द, अच्छा मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ कि जहां पे आपसे पूछा जाए कि कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप बताएं तो वहां पे आंसर होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन जहां पे वो हमसे सेविंग फंक्शन की स्लोप पूछ रहे हैं तो स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आगे हम लोग चलते हैं। अ रीजन व्हाई सम इकोनॉमिस्ट बेसिकली इग्नोर द शॉर्ट रन इज बिकॉज दे बिलीव, अच्छा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो शॉर्ट रन के जितने भी मसले होते हैं ना इकोनॉमी के उसको वो इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि शॉर्ट रन में जो मार्केट्स होती हैं वो खुद ब खुद ही अपने मैकेनिज्म्स उनके ऐसे होते हैं कि वो खुद ब खुद करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि वो शॉर्ट रन में ऐसा ही होता है, अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस इंक्रीज होगी, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो फिर डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि वो प्राइस यानी कि डिमांड सप्लाई जो है ना वो खुद ही एक दूसरे को सेटल करते रहते हैं और प्राइस ऐसे खुद ब खुद ही जो है ना वो सेटल होती रहती है। तो ये आप लोगों का जो है ना वो करेक्ट आंसर है कि हैज सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म्स। उसके बाद है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशो ऑफ, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। एवरेज प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि टोटल सेविंग को अपने टोटल डिस्पोजेबल इनकम के साथ डिवाइड करना होता है। जहां से आप लोगों को मार्जिनल के बारे में पूछेंगे ना वहां पे आप लोगों ने चेंज इन सेविंग को डिवाइड करना होता है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं एवरेज के बारे में तो आपने टोटल वाला
एक तो ऑप्शन देखना है, दूसरा वो सेविंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो यानी कि टोटल सेविंग को आप लोग टोटल डिस्पोजेबल इनकम के साथ डिवाइड जो आप लोग करेंगे एट अ स्पेसिफिक इनकम लेवल, तो आप लोगों के पास एवरेज प्रोपेंसिटी आ जाएगी सेविंग की। ये मैं आप लोगों को पहले फार्मूला 4 जो लिखवा चुकी हूँ, ये उन्हीं में से है। आगे हम कह रहे हैं कि अगर फर्म जो है एक प्रोडक्ट बनाने पे उसकी जो कॉस्ट आती है वो 1500 है और वो जो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं ना वो 1800 है, तो उन्होंने वैल्यू कितनी ऐड की, तो जाहिर सी बात है जो उसकी सेलिंग प्राइस होती है उसमें से आप लोगों ने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना होता है, यानी कि 1800 माइनस 1500 करेंगे तो 300 इसकी कितनी है वैल्यू एडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजेक्शन इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, हमारी जो इकोनॉमी होती है ना उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इंजेक्शन और एक होता है लीकेज। ठीक है, अच्छा लीकेज क्या होता है कि अगर आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक फर्म है, ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाती है, अब उस प्रोडक्ट से जो भी उसका जो कमाया जा रहा है ना वो अगर उस अपनी कंट्री की इकोनॉमी के अंदर ऐड नहीं हो रहा तो वो जो चीज़ होगी ना उसको हम लोग कहते हैं लीकेज कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट कराई जाती है, ठीक है, इसका हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इसकी एडिशन नहीं होती बल्कि सब्ट्रैक्शन होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये चीज़ क्या है, लीकेज है, कि ये चीज़ हमारी इकोनॉमी में से लीक हुई है। लेकिन कंजम्पशन की अगर बात करें ना कि जो भी प्रोडक्ट पाकिस्तान की बनती हैं हमारे अपने ही लोग जब उसको कंज्यूम करते हैं तो वो होती है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो चीज़ अगेन क्या होगा कि जिस फर्म ने चीज एक बनाई है, ठीक है, वो अब बेच रही है, तो फिर क्या होगा कि वही जो उसका जो जब बेचेगा तो पैसा कहाँ जाएगा, अगेन उस फर्म के पास आएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगेन उस फर्म के पास क्या होगा, इंजेक्ट होगा। इस तरह से इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, फर्म्स अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनको बदले में जो फायदा होता है वो फायदा कहाँ जाता है, वो उसी कंपनी के रेवेन्यू में ऐड होता है, तो ये भी क्या होती है, इंजेक्शन होती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म को अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी फॉर एग्जाम्पल दे रही है तो वो पैसा भी कहाँ जाएगा, वो फर्म्स के पास ही आएगा। लेकिन जो इंपोर्ट्स होती है ना, इसमें क्या होगा कि बाहर की ममालिक से अगर लोग चीजें मंगा लेंगे तो वो वाला जो फिर पैसा होगा ना वो हमारे अपने मुल्क की फर्म्स के अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंपोर्ट्स होती है ना ये लीकेजेस होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को याद रखना है, बहुत ज्यादा ये आप लोगों से पूछा जाता है, और ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो इंपोर्ट्स, ठीक है, और जो सेविंग्स होती है ना ये भी जो है ना वो लीकेज होती हैं, क्योंकि लोग हमारे क्या करते हैं, हमारे मुल्क के लोग अगर सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो सेविंग करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे मुल्क की फर्म से चीज़ नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो अपना पैसा बचा रहे हैं, इससे भी वो जो पैसा होगा वो हमारी अपनी फर्म्स के पास नहीं जाएगा। तो सेविंग, इंपोर्ट्स, ये वाली जो होती है ना ये लीकेजेस होती हैं। ठीक है, और इंजेक्शन वो होती है हर वो तरीका जिससे पैसा हमारी फर्म्स के पास आएगा, वो इंजेक्शन होता है, जैसे कंजम्पशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये तीनों जो है ना ये इंजेक्शन होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट इन नेशनल इनकम कैलकुलेशंस इज नोन एज, आप इसको जो है ना वो डबल काउंटिंग इफेक्ट बोला जाता है, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। The total gross domestic product of the economy divided by the number of population in the economy, यानी कि हमारे पूरी इकोनॉमी की जितनी भी जीडीपी होती है अगर आप उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन के साथ, नंबर ऑफ पीपल के साथ अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं, अगर आपको ये कहा जाता है ना कि नेशनल इनकम को अगर डिवाइड करें नंबर ऑफ पीपल पे तो फिर आपके पास क्या आएगा, वो मेजरमेंट क्या होती है, वो होती है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पीपल के साथ तो वो क्या होती है, पर कैपिटा इनकम। लेकिन अगर टोटल जीडीपी को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पीपल पे तो वो कौन सी होती है, फिर पर कैपिटा जीडीपी होती है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जो कि फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाती हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक फर्म है, अगर वो ऑटोमोबाइल की फर्म है तो उसमें वो आयरन यूज करेंगे, या इस तरह से अगर कंप्यूटर की कोई फर्म है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसमें जो यूज करेंगे तो दैट इज अ इंटरमीडिएट गुड जिसको फर्दर जो है ना वो प्रोसेस किया जाता है कंपनीज के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इनकम,
कंज्यूमर स्पेंडिंग और इनकम के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इसमें आप लोगों के दो तरह के एमसीक्यूज आते हैं। एक वो कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, वो क्या होता है, सेविंग फंक्शन। और रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इनकम, वो क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन होता है। आगे हम लोग चलते हैं। ऑल द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल, अच्छा यानी कि बाकी सारी चीजें अगर आप लोग इक्वल रख देते हैं उसको आप लोग नहीं छेड़ते, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम हो जाती है तो इससे क्या होगा। हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग की मिसाल लेते हैं सब्सिडी के, एक जो है ना वो गवर्नमेंट है वो एक फर्म को पहले सब्सिडी देती थी, पैसा देती थी, तो फिर वो फर्म क्या करती थी, अपनी जो है ना सप्लाई उनकी ज्यादा होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है ना वो फॉर एग्जांपल उस फर्म को सब्सिडी नहीं दे रही। जब वो फर्म को सब्सिडी नहीं देगी तो वो फर्म क्या करेगी, उस प्राइस को इंक्रीज कर देगी। हम लोग पिछले मिड टर्म के लेक्चर्स में भी ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर जिस चीज पे प्राइस अगर गवर्नमेंट कम करवाना चाह रही हो तो वो फिर क्या करते हैं कि फर्म्स को सब्सिडी देते हैं कि पैसे हमसे ले लें और प्राइस जो है ना इस चीज की आप कम रखें, ठीक है। तो सब्सिडी की वजह से प्राइस जो है ना वो कम होती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देती है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सब्सिडी नहीं दे रही, तो फिर क्या होगा कि प्राइस चीज की फर्म्स क्या करेंगी, उस चीज की प्राइस को बढ़ा देंगी। तो जहां पे भी प्राइस बढ़ती है वहां पे क्या होती है, डिमांड कम हो जाती है। तो जब डिमांड कम होती है तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड कर्व लेफ्ट जो है ना वो शिफ्ट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शिफ्ट द डिमांड कर्व टू द लेफ्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं। दोज हु होल्ड द क्लासिकल व्यू ऑफ द लेबर मार्केट आर लाइकली टू बिलीव दैट, क्लासिकल व्यू वाले ये कहते हैं कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी जो है ना उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर, मार्केट मैकेनिज्म्स के अंदर। वो ये कहते हैं कोई भी मॉनिटरी या कोई भी फिजिकल पॉलिसी का आउटपुट के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अफेक्ट नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लासिकल व्यू ये कहते हैं कि नीदर मॉनिटरी नॉर फिजिकल पॉलिसी विल हैव एन इफेक्ट ऑन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है काउंटिंग अ प्रोडक्ट मोर देन वंस इन नेशनल इनकम मेजरमेंट। नेशनल इनकम मेजरमेंट के अंदर अगर आप लोग एक प्रोडक्ट को एक से ज्यादा बार काउंट कर देते हैं तो वो डबल काउंटिंग अफेक्ट होता है और इससे आपका जो है ना वो एरर आ जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कह देते हैं कि प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ में जो लेवल ऑफ आउटपुट है ना वो भी इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं होता। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना वो ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड अगर सारी की सारी बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, आपका ओनली इंक्रीज इन प्राइस लेवल होता है। फेमस कंसेप्ट गवर्नमेंट हैज अ रोल इन मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय, देखिए जो किन्जियन व्यू जो है ना वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने में, लेकिन क्लासिकल व्यू ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमें मार्केट को उसके अपने मैकेनिज्म पे ही छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही अपनी डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन सारी चीज़ों को वो सेट करती रहेगी और इससे हमारी जो है ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहती है। तो गवर्नमेंट के बारे में जो बात करते हैं ना वो जे एम्किंस करते हैं कि गवर्नमेंट का एक रोल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन रखने में। आगे हम लोग चलते हैं। मार्केट प्राइस इंक्लूड, मार्केट प्राइस का फार्मूला होता है फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है। मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। पर्सनल इनकम इज द इनकम, पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो कि किसी भी एक साल के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई भी इंसान रिसीव करता है उसको मिलती है, वो उसकी अपनी पर्सनल इनकम होती है। तो रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ये इसका करेक्ट आंसर है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? किसी भी इंसान की जो टोटल इनकम होती है उसमें से उसके सारे के सारे टोटल टैक्सेस को, नेट टैक्सेस यानी कि सारे के सारे टैक्सेस को अगर माइनस कर दिए जाए तो पीछे जो उसके पास इनकम बचेगी उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वो फिर अपने जो है ना वो उसके लिए अपने लिए जो है ना वो यूजेबल होगी, उसमें से मजीद इधर उधर उसको पे नहीं करना पड़ेगा। सो टोटल इनकम माइनस नेट टैक्सेस इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। उसके बाद आके वो हमसे कह रहे हैं द सेविंग फंक्शन इज, सेविंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि किसी की भी एक जो है ना वो सेविंग का लेवल कितना है अपने डिस्पोजेबल इनकम के डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम या ईच लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ये इसका करेक्ट आंसर है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम इन किन्जियन सेंस ऑब्टेन्स एट, किन्जियन ये कहते हैं कि कंट्री के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक जो है ना यानी कि मैक्रो लेवल पे इक्विलिब्रियम तभी आएगी जब हमारे टोटल इंजेक्शंस इक्वल हो जाएंगे टोटल लीकेजेस के।
ठीक है, तो टोटल इंजेक्शंस इज इक्वल टू टोटल लीकेजेस जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। इन अ क्लासिकल मॉडल राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कीपिंग एग्रीगेट डिमांड कांस्टेंट विल, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि राइटवर्ड अगर हम लोग शिफ्ट कर दें सप्लाई को और एग्रीगेट डिमांड को हम लोग कांस्टेंट रखें, तो क्या हो जाएगा कि प्राइस लेवल आपका डिक्रीज हो जाएगा और जो लेवल ऑफ आउटपुट है ना वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसका मैं आपको एक आसान सा ये तरीका बताती हूँ इसके सॉल्व करने का, कि आप लोग इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखें, आप लोग ना ऐसे करके ना आप लोग एक ग्राफ को आप लोग ड्रॉ कर लिया करें, ठीक है। ये अपने ग्राफ एक बनाया, अब वो क्या कह रहे हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट इन, अच्छा सबसे पहले हम लोग जो है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं डिमांड सप्लाई, और उसके बाद सॉरी सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व हमें पता है वो कौन सी होती है, ये वाली होती है, और डिमांड कर्व कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास ये वाली होती है। ऐसा ही है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड को आप लोग कांस्टेंट रखें, यानी कि ये जो डिमांड कर्व है ना आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। वो कह रहे हैं कि हम लोग सप्लाई कर्व को शिफ्ट मूव करें। ये सप्लाई कर्व थी ना, आप लोग इसको जो है ना इधर इधर आप लोग शिफ्ट वर्ड मूव करें, तो क्या हुआ है, पहले वाली जो हमारे पास थी उसमें क्या था, प्राइस लेवल ये था, ठीक है, और आउटपुट कितना था, इतना आ रहा था। लेकिन अगर जब हम लोगों ने इस सप्लाई कर्व को इधर हम लोग अब मूव कर देते हैं, तो हमारा प्राइस लेवल कितना आ रहा है, ये, यानी कि प्राइस कितनी हो गई है, कम हो गई है ना, और आउटपुट अब हमारा कितना आ रहा है, इतना। पहले आउटपुट इतना था, अब इतना है, यानी कि प्राइस कम हुई और आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें जो है वो क्या होगा कि इसमें हमारा जो डिक्रीज हो जाएगा प्राइस लेवल, लेकिन जो हमारा जो लेवल ऑफ आउटपुट है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को इस तरह का अगर मसला होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग किसी तरह से आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया करें और आप लोगों को सारा जो है ना वो आंसर मिल जाया करेगा। आगे हम लोग चलते हैं, टोटल इनकम माइनस नेट टैक्सेस। टोटल इनकम में से जब आप लोग टैक्सेस को निकाल देते हैं तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम पीछे बचती है। आगे हम लोग चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इनकम इज नोन एज, कंज्यूमर की स्पेंडिंग और इनकम ये कंजम्पशन फंक्शन होता है, जहां पे कंजम्पशन की और इनकम की आपस में हम लोग रिलेशनशिप की बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन है। आगे वो कह रहे हैं, सपोज कंजम्पशन फंक्शन हमारे पास ये है, तो व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमें ये पता है कि कंजम्पशन फंक्शन के अंदर जो स्लोप होती है उसको कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इस फार्मूला के अंदर स्लोप ये वाली होती है, जो YD के साथ वाला एक फिगर होता है ना, ये वाली स्लोप है, यानी कि 0.5। तो 0.5 हमारे पास क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इस तरह से आप लोग वो सेविंग फंक्शन के बारे में पूछ सकते हैं, इस तरह का वो फंक्शन देंगे, आपसे कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताएं, तो उसमें भी आप लोगों ने यही देखना है कि YD के साथ ये वाला जो यानी कि प्लस वाले साइन के बाद जो इधर होगा ना वेरिएबल, वो आप लोगों का ये स्लोप होगी, या आप कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगी। अच्छा, आगे वो हमसे कह रहे हैं कि द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशो ऑफ। अच्छा, यहाँ पे भी एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज की जहाँ पे भी बात होती है उसमें आप लोग टोटल कंजम्पशन को टोटल डिस्पोजेबल इनकम के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये रेशो होगी टोटल कंजम्पशन टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम एट अ स्पेसिफिक इनकम लेवल। और क्या हम लोग कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, लॉन्ग रन में अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्राइस क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी, और आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं कि मनी सप्लाई अगर बढ़ा दी जाए तो हमारी जो प्राइजेस क्या हो जाएंगी, वो ज्यादा हो जाएंगी, और जो हमारा आउटपुट होगा वो चेंज नहीं होगा, तो राइज एंड रिमेन अनचेंज जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द रियल बिजनेस साइकिल RBC स्कूल वाले ये कहते हैं कि आउटपुट के अंदर जितनी भी फ्लक्चुएशंस होती हैं ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में तब्दीली की वजह से होती हैं। तो फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट अकर बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, विच स्कूल ऑफ थॉट होल्ड दैट डिक्रीजेस इन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस रियल आउटपुट बट लीव द प्राइस लेवल लार्जली अनअफेक्टेड। ये किन्जियन थे जो ये कहते थे कि अगर पूरी की पूरी एग्रीगेट डिमांड अगर डिक्रीज हो जाती है तो जो आउटपुट का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन प्राइस लेवल चेंज नहीं होगा। तो किन्जियन का जो है ना ये व्यू था, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। उसके बाद GDP को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, 3 तरीके से मेजर आप लोग कर सकते हैं। एक तो ये कि जितनी भी आप लोगों की कंट्री के अंदर फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो उसका आप लोग साम लें। दूसरा ये भी तरीका है कि जितनी भी फर्म्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उन्होंने जो
हर फर्म की जो भी वैल्यू एडेड थी हर प्रोडक्ट के ऊपर, उनका आप लोग साम लें तो टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी। और तीसरा जो है ना वो जीडीपी को मेजर करने का तरीका ये भी है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हर किसी की जो है ना वो टोटल इनकम कितनी है, इस बेस पे भी आप लोग जो है ना वो जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम उससे बात करें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ, जाहिर सी बात है अब हमें याद हो चुका है सही तरीके से इसमें क्या होगा कि टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल डिस्पोजेबल इनकम। तो रेशियो ऑफ टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम एट अ स्पेसिफिक इनकम लेवल, इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट शिफ्ट द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई टू द राइट। ये होता है ड्रॉप इन ऑयल प्राइसेस। लेकिन जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर जब तेल की कीमतें ड्रॉप हो जाती हैं तो उससे फिर क्या होता है कि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना उनकी जो प्राइस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। तो जब भी कंपनीज को ये पता होता है कि अभी जो है ना वो प्राइसेस हमारी कम होने वाली हैं या ऑयल प्राइसेस जो है ना वो ड्रॉप हो जाएंगी, तो वो क्या करते हैं कि सप्लाई कर्व को पहले वो बढ़ा देते हैं, यानी कि राइटवर्ड मूव कर जाती है हमारी सप्लाई। उससे फिर क्या होता है कि हमारी जो चीज़ों की जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि सप्लाई कर्व जैसे ही राइटवर्ड मूव करती है तो चीज़ों की जो प्राइस होती है ना वो कम हो जाती है और आउटपुट जो है ना वो बढ़ जाता है। तो सेम इज द केस जब भी तेल की कीमतें किसी भी मुल्क के अंदर होती हैं तो उससे क्या होता है कि हर चीज़ की जो कीमत होती है ना वो कम हो जाती है। आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए एग्रीगेट डिमांड की जो कर्व होती है ना वो जो डाउनवर्ड होती है उसके पीछे 3 रीजन होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के शॉर्ट में भी आते हैं तो आप लोगों के हैंडआउट में भी मौजूद है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको करना है। एक होता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, इसकी वजह से ये एक तो ये है कि आप लोगों की एग्रीगेट डिमांड की जो सब स्लोप होती है ना वो डाउनवर्ड होती है। दूसरा होता है वेल्थ इफेक्ट, ठीक है, और तीसरा होता है एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ठीक है, ये तीनों होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना द क्लासिकल डिकोटोमी या फिर मॉनेटरी न्यूट्रलिटी ये चीज इसमें इंक्लूड नहीं होती, इसको आप लोगों ने इसमें नहीं करना। अगर हम चलते हैं, बिजनेस साइकिल इंस्टेबिलिटी इज बेस्ट करेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज इज अ प्राइमरी इंप्लीकेशन ऑफ। ये किसने कहा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू आप लोग की जो बिजनेस साइकिल इंस्टेबिलिटी आप लोग उसको ठीक कर सकते हैं? ये थे J.M. किन्स। J.M. किन्स ही कहते हैं कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्लासिकल जो हैं वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आगे है हमारे पास, इफ देयर वुड बी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो सेविंग पे उसका क्या असर पड़ता है? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि जो बैंक में जो ना वो सूद मिलता है। ठीक है, अच्छा सेविंग जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है इंटरेस्ट रेट जैसे ही इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? देखें कोई भी इंसान है ना वो बैंक में पैसा रखवाता है जब, तो उसको फिर बैंक क्या करता है उसको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता है कि जब हम लोग बैंक में पैसा रखवाते हैं तो हमें जो ऊपर का जो पैसा वो साथ साथ हमारा बढ़ रहा होता है ना वो इंटरेस्ट ही होता है। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल ये है कि अगर 25,000 पे अगर इंटरेस्ट रेट ये था कि 10% था, ठीक है, लेकिन अब वो बढ़ा रहे हैं कि अगर कोई 25,000 हमारे पास रखवाएगा फॉर एग्जांपल, तो हम लोग इंटरेस्ट जो है ना हम लोग उसको अब 20% देंगे। तो लोग ये देखेंगे कि बैंक में पैसा रखवाने का अब फायदा ज्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग रखवाएंगे तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमें अब बदले में जो है ना वो ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग कंजम्पशन अपनी कम कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करेंगे और उसको बैंक में रखवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेविंग इस तरह से बढ़ जाती है जैसे ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आपका ये भी एक एमसीक्यूज आता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो डिक्रीज होती है। सेविंग इंक्रीज होती है लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कैसे होती है? क्योंकि वो लोग जिन्होंने अगर बैंक से कर्जा लेना हो वो ये देखते हैं कि अब हमें सूद इस पे ज्यादा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर क्या करते हैं कि बैंक से कर्जा नहीं लेते और जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी थी वो फिर काम कर देते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, क्लासिकल मॉडल में अगर इनिशियल यानी कि शुरू का जो एग्रीगेट इक्विलिब्रियम है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे उनको जो है ना आप लोग लगा देते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इतना जो है ना वो इक्विलिब्रियम है। व्हाट विल बी द लॉन्ग रन इफेक्ट एंड इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग? अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देती है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका एक ये इफेक्ट होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होती है ये अपवर्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, लोगों की जो है ना वो डिमांड ज्यादा हो जाएगी।
आउटपुट का लेवल जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। और उसके अलावा जो यानी कि अब फॉर एग्जांपल ये है कि पहले जो है ना वो क्या करती थी कि कंपनीज सिर्फ लोगों से ही प्राइस वगैरह ले रही थी, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक आउटपुट रखा हुआ था। लेकिन अब क्या है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी तो भी उनका आउटपुट का लेवल सेम वही रहेगा, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा कि जब एक डिमांड, हमें पता है ना कि फिर ज्यादा बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, चीज महंगी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जहां पे डिमांड बढ़ती है वहां पे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है ना जिसका करेक्ट आंसर है। आगे हम चलते हैं, कीपिंग इन व्यू द मॉडल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड कर्व इन द लॉन्ग रन डिक्रीज इन मनी सप्लाई शुड कॉज। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, मनी सप्लाई जब डिक्रीज होती है उससे प्राइस डिक्रीज होती है और आउटपुट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां पे मनी सप्लाई इंक्रीज होती है वहां पे जो प्राइस होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है और जो आउटपुट होता है ना वो चेंज नहीं होता। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आप लोगों के दोनों तरह के एमसीक्यूज आते हैं, पागल। आगे हम चलते हैं, ड्यू टू द पॉजिटिव डिमांड शॉक लेबर डिमांड कर्व से क्या होता है कि वो अपवर्ड शिफ्ट करती है, ठीक है। पॉजिटिव डिमांड शॉक से लेबर डिमांड कर्व के फॉर एग्जांपल अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर अब चीजों की डिमांड अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगी कंपनीज, ज्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगी। अब उन्होंने क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा करनी है तो उनको ज्यादा लेबर भी चाहिए, तो लेबर की जो है ना डिमांड वो बढ़ जाएगी और इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगी, अपवर्ड मूव करेगी, बढ़ जाएगी। आगे हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड वुड। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर पूरी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो सिर्फ प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, आउटपुट के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आउटपुट को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। प्राइस इंक्रीज तभी होती है जब आप डिमांड बढ़ जाती है लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ता। आगे हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हमारी जो मईशत होती है ना वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही मौजूद होती है, खुद ही हमारे मार्केट के अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स हो रहे होते हैं, तो ये बिलीव करते हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर। सम ऑफ द टोटल फैक्टर इनकम इज कॉल्ड, जितनी भी फैक्टर इनकम होती है अगर उसको हम लोग सम लें तो वो होती है नेशनल इनकम। अगर हम चलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या है, फ्लो वेरिएबल है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, इनकम और जीडीपी ये दोनों फ्लो वेरिएबल होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ फॉल इन इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पूरी डिटेल में कि इन्वेस्टमेंट हमेशा तब कम होती है जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कंपनीज इन्वेस्टमेंट तभी करती हैं जब वो बैंक से या कोई भी ऐसा इदारा जिनको लोन दे रहा होता है ना वो उनसे लोन लेके और फिर वो जो है ना कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं अपने उस पैसे को। लेकिन जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, सूद ज्यादा होता है, तो फिर वो वहां पे इन्वेस्टमेंट उनकी कम हो जाती है। आगे हम चलते हैं, सेविंग फंक्शन क्या होता है, द लेवल ऑफ प्लान्ड सेविंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दोबारा से रिपीट हो रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होता है ना वो वहीं पे उसी को जाके जो है ना वो हमेशा करेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये बता आप लोगों ने याद रखनी है कि दो चीजें जो है ना वो फ्लो वेरिएबल में आती हैं, इनकम और जीडीपी। इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये दोनों फ्लो वेरिएबल में आती हैं, तो स्टॉक वेरिएबल यहाँ पे फिर क्या है, गवर्नमेंट डेब्ट, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का उन्होंने फार्मूला पूछा है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी होता है। ऑल द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल, जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर वो कम कर देगी तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है ना वो चीजों की कम हो जाएगी। कैसे कम होगी ये भी मैं आप लोगों को पहले बड़ी आसानी से मैं आप लोगों को पूरा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सब्सिडी लेते हैं तो गवर्नमेंट जब तक स्पेंड करती रहती है तब तक जो चीजों की जो प्राइस होती है ना वो कम रहती है और जो डिमांड होती है ना चीजों की वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो जब चीजें महंगी होती हैं तो डिमांड चीजों की कम हो जाती है, तो जो डिमांड कब होती है ना वो लेफ्ट की तरफ जो है ना वो मूव कर जाती है। उसके बाद लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। लॉन्ग रन की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई तब जो है ना वो शिफ्ट टू राइट, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई तब बढ़ेगी जब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे ना, लेबर और कैपिटल, ये इंक्रीज हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन की बात करें लंबे अरसे में, अगर तो जो है ना सप्लाई अगर बढ़ानी है तो क्या करेगी फिर कंपनीज, वो यही करेंगी ना कि ज्यादा लेबर रखेंगी और ज्यादा कैपिटल रखेंगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ लीकेज इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
लीकेज की हम लोग बात करते हैं तो लीकेज में इंपोर्ट, सेविंग और टैक्सेस, ये तीन चीजें आती हैं। एक्सपोर्ट्स इसमें नहीं आती, क्योंकि देखें मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हर वो चीज जिससे फर्म्स को पैसा मिल रहा होता है ना, वो आ जाती है इंजेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अगर कोई फार्म बाहर के ममालिक में अगर अपनी चीज एक्सपोर्ट करती है, बाहर के ममालिक में भेजती है, तब भी तो फार्म के पास पैसा आएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट्स क्या है, इंजेक्शन में आती है, लीकेज में नहीं आती। लेकिन इंपोर्ट्स की बात करते हैं, लोग जो है ना वो हमारे मुल्क के लोग बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं, तो हमारी अपने फर्म्स के पास तो पैसा नहीं न जाएगा, क्योंकि उनकी तो प्रोडक्ट्स हम नहीं खरीद रहे। तो इंपोर्ट्स फिर क्या होती है, लीकेजेस होती हैं। इसी तरह से अगर हमारे मुल्क के लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं तो भी हमारी फर्म्स के पास पैसा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, लीकेज हो गई। इसी तरह से हम लोग टैक्सेस की बात करते हैं, हमारे जो आवाम है वो टैक्सेस पे करने में अपना पैसा लगा देते हैं, वो भी पैसा हमारी फर्म्स के पास नहीं जाता, तो ये भी क्या है, फिर लीकेजेस में आ जाती है। तो ये तीनों लीकेजेस है, लेकिन जो एक्सपोर्ट होती है ना वो इंजेक्शन में आती है, वो लीकेज में नहीं आती। आगे हम लोग चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये दोबारा बार बार जो है वो रिपीट भी हो रहा है, टोटल सेविंग टू टोटल डिस्पोजेबल इनकम है। Total market value of all the final goods and services within a given period by factors of production located within a country, यानी कि ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि कंट्री के अंदर ही मौजूद हैं, उनको यूज करके आप जितने भी गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है, फाइनल टोटल मार्केट वैल्यू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, जीडीपी। उसके बाद है सेविंग फंक्शन की स्लोप को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो। इंजेक्शन जाहिर सी बात है, इंपोर्ट जो है ना वो इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट की वजह से हमारी फर्म्स के पास पैसा नहीं जाता। उसके बाद बस ये खत्म हो गया। ये थे हमारे आज के टोटल एमसीक्यूज। उम्मीद है आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों को इको 401 के फाइनल के लेक्चर्स चाहिए तो वो भी सीरीज स्टार्ट है, आप लोग वो भी लें, उससे आप लोगों का जो सारा कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना ये ज्यादा बच्चों को मुश्किल लगती है। मिड टर्म में तो आप लोगों का यूं समझ लें कि सिलेबस कुछ भी नहीं था, क्योंकि अभी जो फाइनल का आप लोगों का सिलेबस है ना ये बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है, फाइनल का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो होता है ना ये बहुत ज्यादा लेंथी होता है। और ऐसा भी होता है कि अभी तो ये विचुअल यूनिवर्सिटी वाले पहले ऐसा करते थे कि जिस साल ये इको 401 के मिड में 1 to 18 लेक्चर्स डालते हैं ना, तो फिर फाइनल में 19 to 38 लेक्चर्स आते हैं, सिर्फ 39 to 45 स्किप करवा देते हैं, वो नहीं आते। लेकिन इस दफा पेपर पैटर्न काफी चेंज हुए हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इस दफा फिर विचुअल यूनिवर्सिटी क्या करती है। हो सकता है कि वो इस दफा 19 to 45 सारे ही चैप्टर्स दें, जो कि ज्यादातर इम्कान चाहिए है कि 19 to 45 सारे ही देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था कि बहुत सारे बच्चे होते हैं सिलेबस के बारे में पूछ रहे होते हैं। मिड का आप लोगों का जो है ना वो सिलेबस नहीं आएगा, फाइनल के पोर्शन के ऊपर सिर्फ आप लोग जो है ना वो तवज्जो दें, या फिर आप लोगों के 19 to 38 आएंगे या फिर 19 to 45 आएंगे। ठीक है, अभी तो खैर सीरीज साथ साथ आप लोग लेक्चर्स लें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसको साथ साथ पढ़ते जाएं, तो फिर जब आप 38 लेक्चर पे पहुंचेंगे तो इतने तक आप लोगों की एलएमएस पे अनाउंसमेंट भी आ जाएगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इस दफा 45 तक आना है या 38 तक आना है, तो उसके मुताबिक फिर आप लोग जो है ना अपनी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मैं यही बात कहूंगी कि आप लोग अपने फिलहाल जो है ना अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस किया करें, आप सिलेबस को बिल्कुल छोड़ दिया करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या पढ़ना है, क्या ये पेपर में आना है, वो आना है, आप लोग अभी सिर्फ अब टाइम दे अपनी स्टडीज को, जब पेपर करीब आते हैं आपको सब कुछ उस वक्त जो है ना वो बता दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।